दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ मेवाड़ में देवास परियोजना की घोषणा हुई। देवास परियोजना हम सभी लोग जानते हैं कि स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया की देन है। कई सालों पहले जब राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया हुआ करते थे, तब ये देवास परियोजना बनी, लागू हुई और मोहनलाल जी सुखाड़िया के जिंदे जी ही ये गोराना डैम का पानी उदयपुर में आने लगा। अब बाकी देवास फर्स्ट फेज़ है, सेकंड फेज़ है, थर्ड फेज़ है और फोर्थ फेज़ है। कई सारे फेज़ हैं। इसके बाद में कई सालों तक ये परियोजना दफन हो गई, लेकिन राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया ने इसको वापस उजागर किया और जाडोल जिसको देवास 2 कहते हैं वहाँ काम करवाया, वहाँ से पानी आ रहा है। देखो, ये सारी बातें तो हो गई मेरी अपनी, लेकिन इसको परफेक्ट जानकारी देने के लिए मेरे साथ आज खड़े हैं पीयूष जी जोशी। पीयूष जी वेलकम। आपका बहुत बहुत, आप बिल्कुल आइए। धन्यवाद दोस्तों, ये पीयूष जी जोशी हैं, अभियंता है सिंचाई विभाग में। सर, मैं तो चाहूँगा कि आप इसको डिटेल से समझावें। हाँ जी। क्योंकि हम लोग उदयपुर वासी जो है ना, सब जानते हैं कि भाई जाडोल से आ रहा है, फोर्थ फेस है, थर्ड फोर्स है, लेकिन उदयपुर की आम जनता को तो सिर्फ ये मालूम है कि पानी आ रहा है। जी हाँ, जी हाँ। कई लोग गए भी नहीं वहाँ। हाँ, सही बात है। तो ये पानी कैसे आ रहा है, किस किस जगह आ रहा है, और भविष्य में सभी फेज़ का पानी, फोर्थ फेज़ थर्ड फेज़ का भी पानी आवे, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? जी हाँ, धन्यवाद छोगालाल जी। आपने उदयपुर ही शहर ही नहीं अपितु पूरे संपूर्ण मेवाड़ के लिए एक महत्ती परियोजना जिसका नाम मोहनलाल सुखाड़िया देवास परियोजना है। जैसा कि आदरणीय छोगालाल जी ने बताया कि प्रथम चरण ये दिवा स्वप्न हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया की ही देन थी, और उनका विज़न था कि उन्होंने उस समय जिस प्रकार की राजा महाराजाओं ने अपने फतेह सागर, पिछोला और उदय सागर के लिए सोचा था, वैसे ही आधुनिक राजस्थान में आज़ादी के बाद मोहनलाल सुखाड़िया ने उदयपुर शहर और नीचे मेवाड़ के लिए इस प्रकार की पानी की कल्पना की थी। उस कल्पना में उस समय, जैसा कि छोगालाल जी भाई साहब ने बताया, कि प्रथम चरण अलसीगढ़ जो कि 1967 में काम शुरू हुआ, तब तो आज तो बड़ा मशीन का युग है, आधुनिक युग है। उस समय टनल खोदना भी बहुत कठिन कार्य था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, और जो हमारे बुजुर्गवार जो उस समय हैं, काफ़ी लोग उसमें से होंगे, उनको पता होगा कि जब गोराना की टनल खोदने का नंबर आया तो, हाँ, जब गोराना की टनल खोदने का नंबर आया तो उस समय कोई कॉन्ट्रैक्टर उदयपुर का उसके काबिल नहीं था, सुरंग बनाने के काबिल नहीं था, और कितने भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे काम नहीं हुआ। हमको बॉम्बे से विभाग ने जब टेंडर किया तो बॉम्बे से एक कंपनी आई और वो अपने साथ टनल खोदने वाली एक्सपर्ट कमेटी को लाई। तब ये न तो जेसीबी होती थी, न कोई दूसरी प्रकार की मशीनरी होती थी, मैनुअली होता था, और मैनुअली में समय भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो आपको बता दें कि जब सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे तब काम इसका शुरू हुआ, 66-67 में शिलान्यास हुआ, और जब सुखाड़िया जी ने यहाँ से छोड़ा 1971 में, वो यहाँ से राज्यपाल बनकर मैसूर चले गए। उसके पहले 69 में ये परियोजना तैयार हो गई, और अकाल के टाइम पे, कम पानी के टाइम पे पिछोला और फतेह सागर को हम इस गोराना से पानी को लाके भरते हैं। आप भी जब हर बार वर्षा ऋतु में हमारे उदयपुर की जनता सिसारमा की तरफ जाके देखती, जो नदी आती है वो वास्तविक पानी जो बरसात का पानी होता है उससे नहीं आती है। कितनी बार हम मैक्सिमम अलसीगढ़ के तालाब को खोल के टनल के माध्यम से 1 किलोमीटर टनल उस ज़माने में बनी थी। बाद में हमारे पास उसका मेंटेनेंस का भी पैसा नहीं था, तो हमने हिंदुस्तान जिंक के माध्यम से उस टनल को वापस रिपेयर कराया था। हम हिंदुस्तान जिंक के भी आभारी हैं, और उदयपुर की जनता भी उनका आभार व्यक्त करती है। और ये भी आज टनल बिल्कुल लाइनिंग वगैरह होके हर बार हम इस पे उदयपुर में फतेह सागर पिछला का पानी लाते थे। ये बात हो गई 1971 की, जब मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ से चले गए राज्यपाल बनकर। बीच में कई सरकारें आई, कई चले गए। मैं उस राजनीतिक पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि यदि वो 71 के बाद ये चारों चरण उस समय यदि इम्प्लीमेंट हो जाते तो राज्य सरकार का पैसा भी बहुत कम लगता, और उदयपुर की जनता को
बहुत लाभान्वित होना कई वर्षों से हो जाते हैं। जो बीच में हमारे 83-84 में, बीच में 88 में अकाल आए, तो हमको जयसमंद से ये कॉस्टली परियोजना बनानी पड़ी और लिफ्ट करके पानी लाना, उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो मैं छोगलाल जी भाई साहब से कहूँगा कि जब 71 के बाद 2006, इतना लंबा पीरियड, 71 के बाद 2006 में जब माननीय गुलाब चंद जी कटारिया राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, उनकी ये विल थी। हम लोग हमारे एसोसिएशन के काम से जब जयपुर में मिलने गए थे, हमारे साथ हमारे प्रांतीय पदाधिकारी भी थे, नरेंद्र पंचोली जी, तेज सिंह जी छाजेठ, उनके साथ जब हमने जाके उनको हमारे अधिवेशन के लिए निमंत्रण देने गए थे, तो उन्होंने कहा भाई आपकी सब बात मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन आप मुझे पहले इस परियोजना के बारे में बताएं। मेरे मन में इच्छा है कि उदयपुर की देवास जो सुखाड़े जी ने सोचा था, उस सपनों को मैं साकार करूं। मैं अभी कैबिनेट मंत्री हूं, जहां भी जाना पड़ेगा, कितना भी पैसा लाना पड़ेगा, मैं लाऊंगा। और ये उन्हीं की भागीरथी प्रयास और उन्हीं के उसका प्रयास है कि हमने फरवरी 2006 में माननीय वसुंधरा जी से इसका शिलान्यास कराया मादरी डैम पे, और ये दोनों डैम धीरे धीरे करके 11 किलोमीटर की टनल के माध्यम से देवास 2 को पूर्ण किया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बीच में हमारा फतेह सागर पिछला कई सालों से, पिछले साल तक हर बार ओवरफ्लो होता था। उदय सागर ओवरफ्लो होता था, उदय सागर के नीचे वल्लभ नगर तो हमारा बिल्कुल खाली रहता था, उसको हम ओवरफ्लो करते थे। उसके बाद नीचे एक बिल्कुल मावली बॉर्डर पे, मावली जिले उदयपुर में ही है, जो बांध बड़गांव बांध कहलाता है, उसका उदयपुर में कुछ इरिगेशन सिंचाई होती है, बाकी अधिकतर सिंचाई उसकी चित्तौड़ जिले में होती है। तो इससे हम मतलब आप सोचें, उदयपुर से रवाना होकर हम चित्तौड़ जिले के बॉर्डर तक सारी सिंचाई करते थे, उदय सागर, वल्लभ नगर और बड़गांव। फिर बीच में हमारे मावली तहसील में बागोलिया बांध भी आता है, वो भी उसी समय सुखाड़े जी के टाइम पे बना था, 59-60 के टाइम पे, लेकिन उसमें भी ऊपर पानी कैचमेंट में नहीं होने से और छोटे छोटे एनीकट बनने से, और मेन बात तो रेनफॉल ही कम होने से, हमारा मावली तहसील उदयपुर जिले में डार्क जोन में आती है, डार्क जोन में आती है, मावली तहसील डार्क जोन में आती है। तो उसमें रेनफॉल भी पिछले कुछ समय से कम होता था, तो उसको बागोलिया और वहाँ की जो नहरें बनी है वो कोई काम नहीं आती है। तो बागोलिया भरने के लिए भी हमने जब हमारा देवास 3rd-4th यदि बन जाता है, तो उदय सागर की 88 नंबर चेन से जो मेड़ता के पास से एक हमने टनल प्रस्तावित की है, फीडर प्रस्तावित की है, जो बागोलिया टैंक को भी भरने का काम करेगी। तो उससे हमारा आप सोचें उदयपुर ज़िले में देवास से लेकर नीचे तक बड़गांव बांध तक पूरा भरता है, और मावली तहसील का बागोलिया बांध भी बढ़ जाता है। दुर्भाग्य ये रहेगा, हम लोगों ने, विभाग ने, जिसमें सारे ही अभियंता थे, सब लोगों की मेहनत थी, और गुलाब जी का भी उसमें मॉनिटरिंग थी, मैडम की भी मॉनिटरिंग थी। बीच में कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी आए, गहलोत साहब, उनका भी बहुत था, उन्होंने ही ये इस पे जो एक अधिशासी अभियंता का कार्यालय की स्वीकृति दी थी। जुलाई 2013 में पूरा एक अधिशासी अभियंता कार्यालय जो चेतक में विद्यमान आप देख पा रहे हैं, ये जो दिख रहा है मोहनलाल सुखाड़िया देवास अधिशासी अभियंता, उसमें एक अधिशासी अभियंता, 3 सहायक अभियंता, एक सहायक अभियंता उदयपुर और 2 सहायक अभियंता गोगुंदा में पदस्थापित किए थे। उस पर हमने मेहनत करके सारे अभियंताओं ने मिलकर ये परियोजना जनवरी 2015 में राज्य सरकार को 1187 करोड़ की सबमिट कर दी थी। बस ये समझें आप, जनवरी 2015 और आज जनवरी 2019 आने वाला है। दुर्भाग्य उदयपुर का, दुर्भाग्य हम लोगों का, अभियंताओं का भी, कि हमने इतनी मेहनत से इस परियोजना को राज्य सरकार को सबमिट किया, लेकिन आज दिन तक के धरातल पर प्राप्त नहीं हो पाई। उसके बावजूद उसके कि राजस्थान की मुख्यमंत्री जो हर बार वित्तीय वर्ष में मार्च में जो बजट पेश करती है, उसमें बजट प्रावधान हो गया इसका 1068 करोड़ का। उसके बावजूद हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली थी। इसमें जो वन विभाग की जो ज़मीन आती है उसके लिए हमको लखनऊ जाना पड़ता है, और वो बड़ा टेढ़ा काम है। किसी भी परियोजना में स्वीकृति में हमारा जो कंस्ट्रक्शन काम इतना टिपिकल नहीं है जितना कि उसका वन विभाग की और पर्यावरण क्लियरेंस कराना पड़ता है भारत सरकार से, वो बहुत दिक्कत वाला काम। हमने उस तक की तैयारी कर ली थी जनवरी 15 में। उसके बाद मैं कुछ उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, राजनीतिक कारणों से ऐसा लगा कुछ लोगों को कि ये पानी उदयपुर फतेह सागर पिछोला में नहीं आना चाहिए, ये हम राजसमंद ले जाना चाहते हैं। राजसमंद भी मेवाड़ में ही है, राजस्थान में ही है, कोई दूसरे देश में नहीं है, दूसरे प्रांत में नहीं है। लेकिन चूँकि वो वहाँ पे ले जाना बहुत कॉस्टली था, उसके जो देवास 3rd-4th की जो कॉस्ट है उसकी 1.5 गुना से ज़्यादा कॉस्ट लग रही थी। 44 किलोमीटर की टनल हमको बनानी पड़ रही थी। उस पर भी राज्य सरकार की कहने से अभियंताओं ने काम प्रारंभ कर दिया था। मई तक उसकी कुछ सर्वे भी कर दी थी, लाइन भी लगा दी थी। वो हम ननसमंद में उसको डालते 44 किलोमीटर टनल, और ननसमंद से फिर राजसमंद पाइपलाइन के थ्रू पानी जाना था। लेकिन
वो जो कॉस्ट आती है पर MCFT हम निकालते हैं, लाभ लागत अनुपात, वो उसमें काफ़ी कॉस्ट आ रहा था। लेकिन माननीय तत्कालीन जलदाय मंत्री थी, उनका आग्रह था और उनका निर्देश था, आग्रह ही क्या निर्देश था, राज्य सरकार का निर्देश था, हम लोगों ने वो भी काम प्रारंभ कर दिया। लेकिन 4-5 महीने ही काम किया और एक दिन अचानक हमको जयपुर से आदेश मिल जाता है मई में कि ये काम आप तुरंत बंद कर दें। ये मई 16 की बात है और ये मई वापस 19 का भी आने वाला है कुछ समय पश्चात। ये हमारे लिए, उदयपुर के लिए, मेवाड़ के लिए और सभी के लिए दुर्भाग्य की बात है, जिसकी बात हम करते हैं कि जो गुजरात में पानी व्यर्थ फेंका जाता है, गुजरात में भी इस पानी का कोई उपयोग नहीं है। ये 2 जो बांध हम ला रहे हैं, गोराना के, ये देवास के, इतना पानी उपयोग हो रहा है कि हम पिछले 15 साल से आप फतेह सागर पिछोला का ओवरफ्लो देख रहे हैं। ओवरफ्लो ही नहीं देख रहे हैं, पानी पीने का जो जयसमंद से आता था, PHD वालों ने वो पानी को लिफ्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि लिफ्टिंग में चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, बिजली का व्यय होता है। और यदि देवास 3-4 यदि बन जाता तो अभी आज जो हम देख रहे हैं, आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है, और कल अभियंता दिवस है। 15 सितंबर अभियंता दिवस होता है, जब हमारे इंजीनियर के जो महामहिम थे डॉक्टर विश्व, उनका जन्मदिन है। 15 सितंबर हम बारिश का कार्यकाल 15 जून से वैसे 15 सितंबर तक मानते हैं, अधिक से अधिक किसी काम में 30 सितंबर तक मान सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी जो बारिश, वर्तमान वर्षा की स्थिति है, उससे फतेह सागर पिछोला इस बार ओवरफ्लो हो पाएंगे। उसके अलावा हमारे जो छोटे तालाब जिनसे हम फतेह सागर उभरते हैं, मदार वगैरह, वो भी कोई अभी ओवरफ्लो नहीं हो पाए। और मेरा इसमें ये कहना है कि भारत सरकार के लेवल पर अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्वप्न देखा था, नदियों को जोड़ने का। डॉक्टर KL राव जो सिंचाई मंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम, उनके ये 25, आपको ये दिख रहे होंगे इस नक्शे में, 30 परियोजनाएं हैं पूरे भारत की। तो आप जहाँ देखते हैं कि पूरे देश में कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं अकाल पड़ जाता है। यदि ये परियोजनाएं लागू हो जाती है तो कहीं देश में बाढ़ नहीं आएगी और कहीं अकाल नहीं पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की जहाँ आपने बात की, जी हाँ सर, बहुत खुशी होती है कि कोई रिटायर्ड अधिकारी जो अभियंता साहब है, सीनियर, अभी तो रिटायरमेंट हुआ है, 5-6 महीने हुए, लेकिन हम तो इतना प्रोजेक्ट का काम किया सर, इनको बहुत अनुभव है। ये सारी चीज़ें बताई और आपने बताया कि से हमको लगाव है, हमने जो मेहनत की अभियंता के रूप में, तो हमारा सामाजिक दायित्व भी बनता है उस उदयपुर के प्रति। जहाँ हम मेवाड़ में पैदा हुए हैं या जिस जगह हुआ, हमारा दायित्व बनता है। जब तक हम सेवा में थे, राज्य सरकार हमको उसका वेतन देती थी, तो सेवानिवृत्ति के बाद भी हमारा कुछ धर्म बनता है समाज के प्रति, उदयपुर के प्रति। बहुत बढ़िया सोच है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कई सारे अधिकारी तो ऐसे आते हैं जो खाली पैसा बटोरने के लिए आते हैं, 50%, कि मुझे इस पद पे लगना है, मुझे इस पद पे लगना है, 2 या 3 साल वो रह जाते हैं, लेकिन उदयपुर के बारे में बहुत कम सोचते हैं। हालांकि ये आप शायद में नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि अभियंताओं में कुछ वर्ग ऐसा है जो खाली पैसे को ही महत्व देता है। उनका सामाजिक सरोकार और राज्य सरकार के प्रति जो उत्तरदायित्व होना चाहिए और जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व होना चाहिए, उसको पूर्ण रूपेण नहीं निभाते हैं। ये मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं एज ए अभियंता 40 साल तक मैंने सर्विस की है इस विभाग में और इंजीनियरिंग विभागों को भी देखा है। मैं अपने एसोसिएशन का भी प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और उसमें भी मैं देखता हूँ, पूरे राजस्थान में भी घुमा हूँ मेरे एसोसिएशन के हिसाब से। तो ये आपकी बात सही है कि कुछ अभियंताओं ने पूरे समाज को, हमारे अभियंता वर्ग को बदनाम कर रखा है। चलो जैसा भी है, हम तो यही चाहते हैं कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बहुत सारा पैसा मिलता है तनख्वाह के रूप में भी। अगर कोई भी नौकरी, चाहे मैं चपड़ासी की नौकरी करता हूँ, चाहे बाबू की नौकरी करता हूँ, कलेक्टर हूँ, अभियंता हूँ, अगर ईमानदारी से मैं काम करूँगा तो वो देश के लिए, उदयपुर के लिए बहुत बढ़िया होगा। सर, हम चलो इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि ये इस तरह के एक ईमानदार अभियंता हैं जिन्होंने इतने साल तक काम किया है। ऐसे ही अभियंता मुझे मिले UIT में, श्रीमान राम निवास जी मेहता, क्योंकि वो भी लगभग ऐसे ही दुबले पतले, ऐसे ही एक्टिव, ऐसे ही चेहरे के आप राम निवास मेहता, क्योंकि मैं उससे बहुत फेमस हूँ कि उदयपुर के लिए राम निवास जी ने बहुत काम किया। अपने को आत्मसंतोष मिलता है, अपन जो सेवा करते हैं तो एक आत्मसंतोष बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमको राज्य की सेवा में आज मुझे आत्मसंतोष है कि मैंने जितने भी साल सेवा की, ईमानदारी से की और देश के प्रति, समाज के प्रति पूरे समर्पित भाव से की। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्ण चतुर्भुज योजना हिंदुस्तान के अंदर जो 15 साल पहले
अटल बिहारी वाजपेयी ने जितनी रोडें बनाई हैं, इतनी फास्ट और इतनी सड़कें शायद बिल्कुल निसंदेह किसी निसंदेह सही बात प्रधानमंत्री है, ने नहीं- निसंदेह छोगालाल जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये। और देश से आज अपन बड़ी टोल टैक्स देना पड़ता है अपने को, लेकिन जिस अजमेर में अपन शाम तक पहुंचते थे, सुबह से निकलते शाम पहुंचते, आज अपन 3-4 घंटे में अजमेर पहुंचते हैं, 5-6 घंटे में जयपुर पहुंचते हैं, तो दूरियां बहुत कम हुई, उन्हीं को देन जाती है। और हम लोग भी देखते हैं बॉस के, हमने देखा हुआ है उदयपुर से मंगलवार, मंगलवार से चित्तौड़ हम बहुत मुश्किल से जाते थे, रोडवेज की बस है, लेकिन जाने में तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे रोडों का तो बाहर कर दी। ठीक उसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी की ये सोच थी कि हिंदुस्तान की सभी नदियों को मैं आपस में जोड़ दूं। सर आप मुझे बताइए, ये जो नक्शा है हिंदुस्तान की नदियों को अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सोचा था, उस योजना को क्या कहते हैं और क्या है डिटेल? वो आपने सुना होगा बजट में भी, और अटल जी के टाइम पे बहुत बातें चली थी। और ये एक्चुअली डॉक्टर के.एल. राव थे, पंडित नेहरू के टाइम पे उनके मंत्रिमंडल में सिंचाई मंत्री थे साउथ से, उन्होंने बनाया था। वो डॉक्टरेट थे, मतलब इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट थे, और उनका इसमें बहुत रुझान था। तो उन्होंने पूरे भारत की सभी नदियों को जोड़कर, जहाँ जहाँ बाढ़ आती है और उस समय काफ़ी ख़राब हो जाता है फसल का भी और जनहानि भी हो जाती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए, प्लस जहाँ अकाल पड़ जाता है, जैसे हमारा राजस्थान भी उस समय अकाल वाले प्रदेशों में ही गिना जाता था। अब हमारा सौभाग्य है कि कुछ सालों से IGNP योजना कौन कौन सी इनके नाम? ये योजना का नाम है, सबसे पहला ब्रह्मपुत्र गंगा मानव संकोय तिस्ता गंगा, सेकंड है कोसी घाघरा, तीसरा है गंडक गंगा, चौथा घाघरा यमुना, पांचवा शारदा यमुना, छठा यमुना राजस्थान, ये अपने राजस्थान की है, सातवीं भी राजस्थान साबरमती, जो अभी हमने और छोगालाल जी ने आपके सामने मेवाड़ की जो मोहनलाल सुखाड़िया देवास का जो जिक्र किया, ये राजस्थान साबरमती पानी को ही जो गुजरात जा रहा था अपन ने इधर डाइवर्ट कर गया, ये भी एक नदी लिंक योजना का ही भाग था। और आठवां है चुनार सोन बिराज, सोन बाण गंगा दक्षिणी सहायक नदियाँ, गंगा दामोदर स्वर्ण रेखा, 11वां स्वर्ण रेखा महानदी, 12वां कोसी मेची, 13 फरक्का, ये फरक्का बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे, जो फरक्का अपने बांग्लादेश से अपने को नुकसान हो जाता था और उनको भी होता था, तो यही बन जाती है, तो न तो बांग्लादेश में कोई बाढ़ की खतरा रहेगा और न अपने बंगाल में कोई बाढ़ का खतरा रहेगा, और पानी का समुचित उपयोग होगा। 14वां ब्रह्मपुत्र गंगा, जो आसाम वगैरह में जो बाढ़ आती है, इसमें जागी बोका तिस्ता फरक्का। और उसके बाद है 15वां महानदी मणिभद्रा गोदावरी धौलेश्वरम, 16 गोदावरी इवातिली निम्न बांध कृष्णा नागार्जुन सागर, ऑलरेडी जो बांध बना हुआ है उनको लिंक करके, 17वां गोदावरी इंचमल्ली कृष्णा नागार्जुन सागर, ये बांध बना हुआ है ऑलरेडी साउथ में आंध्रा में, 15वां गोदावरी पोलारस कृष्णा विजयवाड़ा, ये भी आंध्रा का ही है, 19 कृष्णा अलमट्टी पेन्नार, 20वां कृष्णा श्रीसेलम पेन्नार, 21वां कृष्णा नागार्जुन सागर पेन्नार सेमालिसा, 22वां पेन्नार सोमासिल कावेरी ग्रांड अनिकट, 23वां कावेरी कट्टलाई चेंगई गुंडार, 24वां क्रेन बेतवा, 25वां ये फिर अपन हड़ौती में जहाँ से हमारी मुख्यमंत्री महोदय आती है पार्वती काली सिंध। आपने अभी सुना होगा कि कोटा में अपने इधर बारिश नहीं हुई है, पानी भी नहीं भरा है, लेकिन सवाईमाधोपुर और 12 डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अभी रोडें टूट गई थी और काफ़ी फ्लड आ गया था। तो यदि पार्वती काली सिंध, यदि हम चंबल हमको इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद हड़ौती की जो बाढ़ है उस पर काफ़ी नियंत्रण पाया जा सकेगा और पानी का समुचित उपयोग हो पाएगा। उसके बाद 26वां धार तापी नर्मदा, 27वां दमन गंगा पिंजाल, 28वां वेदती वर्धा, 29वां है नेत्रावती हेमावती, और अंतिम है 30 पंबा अचनिक कोचम यमपार। ये पूरा हमारे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री काल में माननीय जल संसाधन मंत्री सुरेश प्रभु जी थे, जो बीच में रेल मंत्री भी थे और अभी दूसरे मंत्रालय को देख रहे हैं। मैं छोगालाल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं सर, आभार आप नहीं, हम तो आप जैसे व्यक्ति के लिए अभिभूत है कि आप इतने बढ़िया अधिकारी है, कारण के नौकरी तो सब करते हैं, अपने बच्चे बच्ची का पेट सब भरते हैं, लेकिन एक अलग समय देकर वहाँ पहाड़ों में धूप में इतने बड़े बड़े डैम आपके निर्देश, मतलब आपकी देखरेख में बने। हाँ, वो हमारा कर्तव्य का पार्ट है। ये बात सही है कि अभियंताओं को, जैसा कि अभी छोगालाल जी ने हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि केवल अभियंताओं को उसी दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन अभियंता की मेहनत को भी ये छोगालाल जी तो कई साइटों पे पधारे हैं, आकोदड़ा भी आए हैं, गुलाब जी के साथ हमारे 3rd और 4th में भी आए हैं, तो कि अभियंता को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत तपस्या, और उसके बाद ही इस प्रकार की चीज़ें बन पाती है। और ये मैं कहता हूँ कि अभियंता का जीवन बहुत संघर्षमय। मैं डॉक्टर के जीवन के लिए तो कहता हूँ, डॉक्टर्स तो समाज में जो आदमी मरीज जाता
जाता है ना, उससे डरता हुआ ही जाता है। अभियंता के लिए सामने उल्टा है कि राजनेता हुआ या गांव का छोटा से छोटा नेता हुआ भी उस पर चढ़ाई करते हुए आते, तो हम लोगों को तो उनको भी झेलते हुए और हमारी बात रखते हुए, और वह गाँव में तो ऐसी हालत हो गई है, पिछले कुछ सालों से पहले नहीं था कि एनी कट सरपंच साहब के जहाँ बनाओ, एनी कट प्रधान के वे जहाँ बनाओ, मतलब उससे क्या है कि टेक्निकली वो जानते नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ, उनकी डिमांड है, वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जो दबाव में उस जगह चीज़ बननी नहीं होती है और बन जाती है, और बाद में आप उसका परिणाम देखते हैं तो अखबारों में हमारी ही बदनामी होती है, अभियंता वर्ग की बदनामी होती है। तो हम जनप्रतिनिधियों से के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि तकनीकी राय पूरी लें, और मैं उसमें वापस अभियंता वर्ग को कहूँ वो भी ईमानदारी से अपनी पुख्ता ही राय दें जो सही तकनीकी राय हो। दोस्तों, ये पीयूष सी जोशी है, सिंचाई विभाग के पूर्व अधिकारी हैं। इनकी देखरेख में देवास परियोजना सेकंड बनी, जिसका पानी आज हम पी रहे हैं। देवास सेकंड झाड़ोल के पास में है, और ये जो पूरा चार्ट आप देख रहे हैं इतना बड़ा, बहुत खुशी होती है मुझे। हालांकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन खुशी इसलिए होती है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सारा चोपड़ा जो अभी अभियंता साहब ने बताया, पीयूष जी ने, कि इतनी सारी योजनाएं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, कि इन्होंने यही कहना चाहता है कि सारी की सारी ये सभी चीज़ें, हाँ, नदियाँ जो यदि जोड़ देते हैं, और अभी भी मैं तो कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जो आदरणीय अभी हैं, या जो भी कोई मोदी साहब और उनके जो विभाग है जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार का, वो इस पे हालांकि बहुत कॉस्टली हैं, तो बारी बारी से लें, अपन एक साथ सारे प्रोजेक्ट नहीं ले सकते हैं, तो कुछ भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी उस पर जीरो ही स्टार्ट नहीं हुआ अपना, तो अपन कोई एक आध प्रोजेक्ट लेंगे तो स्टार्ट होगा, तो ये बाढ़ पर भी नियंत्रण हो सकेगा और देश का तो कल्याण हो गई। बहुत खुशी हुई पीयूष जी जोशी से मिलकर, क्योंकि मैं भी गया था, पर उस समय इतना परिचय नहीं था। ये भी डैम में अपने वर्कर से या ठेकेदारों से काम लेते थे, लेकिन आज हम, क्योंकि अभी पिछले 4-5, अभी तो इस साल कोई बारिश नहीं हुई है, 2018 है, एवरेज से बहुत कम हुई है, और दिसंबर मतलब अगस्त सितंबर का महीना है, सितंबर 15 हो गया, बस 15 दिन और है मान लेते हैं हम, 30 सितंबर तक मैक्सिमम वर्षा काल मानते हैं। 1 इंच भी पानी किसी तालाब में नहीं आया। हाँ, नहीं आया, एक आध इंच तो आया, कुछ भी नहीं, शहर वालों में नहीं आया, लेकिन मदार वगैरह छोटे तालाबों में आया, हमारे फतेह सागर सिटी में नहीं आया। बिल्कुल सही करें आप, सिटी में बिल्कुल नहीं आया। ये तो ये दुर्भाग्य है या क्या पता, पूरे देश में तो बाढ़ें आ रही है, पर हमारे यहाँ जैसा भी है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद यूनुस जी, ये आप सब दिखाइए, हम भी थोड़ा टीन का पकड़ लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये लाल लाल गोले के अंदर हमारा उदयपुर शहर है। उदयपुर शहर, इसी के अंदर पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, फतेह सागर झील, ये सारी झीलें इसी में हैं। और इस झील को बढ़ने के लिए, जैसा कि जोशी जी ने बताया, गोलाना से भी पानी आता है, देवास सेकंड से भी अभी पानी आ रहा है, लेकिन देवास थर्ड और फोर्थ अभी कुछ भी नहीं है, जबकि राज्य सरकार ने पैसा पास कर रखा है। इसका हमने तखमीना बना के, डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जनवरी 15 में राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है, लेकिन इसकी स्वीकृति बाकी है, और मुख्यमंत्री घोषणा में इसकी बजट का प्रावधान लिया गया था, तो इसकी स्वीकृति 1068 करोड़ का लिया गया था जब किरण जी जलदाय मंत्री थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि धरातल पे कोई काम प्रारंभ नहीं हो पाया। इसके लिए जहाँ भी कोई कमी है वो उसको हम चोगालाल जी के चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से और सभी से आग्रह करेंगे कि इस पर जल्दी से जल्दी उसको धरातल पर लाने का प्रयास करें, तो उदयपुर की जनता, मेवाड़ की जनता, उदयपुर ही नहीं मेवाड़ की, मैंने आपको बताया बड़गांव तक पानी जाएगा, मेवाड़ की जनता को राहत प्रदान हो सकेगी, और इससे बढ़िया और कोई सौगात नहीं हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनलाल सुखाड़े के बाद में मुझे कहने में बड़ी खुशी होती है कि गुलाब चंद जी कटारिया ने देवास परियोजना को पूरी करने के लिए बहुत सारा काम किया। जब टनल, वो टनल कितनी लंबी थी? कौन सी वाली? जो सेकंड फेज वाली 11 किलोमीटर की टनल है, जो राजस्थान में टनल सबसे लंबी टनल है, और 11 किलोमीटर की टनल का निर्माण हुआ तब आप थे? हाँ, मैं एक घटना बताना चाहूँगा। जब टनल का काम चल रहा था तो हिमाचल प्रदेश के एक नारायण सिंह करके, आपने भी सुना होगा, उस समय आप पधारे भी थे शायद, चैनल के बहुत सारे चैनल आए थे, राष्ट्रीय चैनल भी आए थे, तो दोनों तरफ से स्लाइड हो गई थी टनल,
और वो आदमी जो वो था वो 7 दिन तक अंदर रहा, उसको ऑक्सीजन ऊपर से दी हमने, खाना ऊपर से दिया और उसको जीवन उसकी रक्षा की। बाद में आपको ध्यान हो तो जिलाधीश महोदय ने उसको नेक्स्ट 26 जनवरी पे सम्मानित भी किया था। मतलब ये राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी टनल है जो जल को प्रवाहित करती है, जल को इधर से ले जाती है, 11 किलोमीटर टनल। बिल्कुल। उस समय हम भी गुलाब चंद जी कटारिया उस समय भी शायद गृह मंत्री थे, बिल्कुल। तब हम लोग गए थे। कोई बात नहीं, हम तो चाहते हैं कि फिर चुनाव होने वाले हैं हाँ, इस पे कोई राजस्थान सरकार के, हम तो चाहेंगे कि गुलाब जी फिर एमएलए बने और फिर राजस्थान सरकार में बड़ा पद लेवें, तब शायद कुछ हिंद भला हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। और मैं तो अभी कहता हूँ, आज तो 15 सितंबर है, अभी चुनाव की घोषणा में चुनाव आयोग में देर है, तो मेरा तो यही आग्रह है राज्य सरकार से भी और छोगालाल जी का भी, गुलाब जी से और दूसरे जनप्रतिनिधियों से पार्टी में भी प्रभाव है, इनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आचार संहिता के पहले यदि इसको एक बार किसी भी प्रकार से, क्योंकि ऑफिस पड़ा हुआ है, स्टाफ पड़ा हुआ है, डीपीआर सरकार के पास पड़ी है, एक बार किसी तरह से इसको चालू करा दें और स्वीकृति दिला दें, फिर काम एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो फिर रुकता नहीं है। अपनी गाड़ी कोई भी स्टार्ट हो जाती है ना, फिर अपन ही रोक। मुझे ये बताओ, आप तो 6 महीने हो गए रिटायर हो गए, रिटायर होकर आप क्या अच्छा कर सकते हैं उदयपुर के लिए, या क्या सुझाव दे सकते हैं? मेरा सुझाव पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के बारे में ही है कि जो सरकार के पास जनवरी 15 से उसके लिए क्या करेंगे, मतलब उसके लिए एक अलग बात है, उसके लिए हम लोग तो बहुत दिन निम्न पद पे हैं, तो जो राज्य सरकार की जो मुख्यमंत्री और आदरणीय गुलाब जी जो बिल्कुल नेक्स्ट टू सीएम कैबिनेट मंत्री हैं, तो जो स्वीकृति दिली मतलब प्रोजेक्ट पड़ी है उसको, जो हमारे 2 स्वीकृति होती है, वित्तीय स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति, वो स्वीकृति एक बार बिल्कुल कागज में स्वीकृति करा दे, इसका काम फिर तो बड़ी आचार संहिता लग जाए तो भी काम स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, जनता इसमें क्या करे, क्योंकि आप रिटायर हो गए, क्या इस जनहित के लिए किसी 5-10 आदमी की एक एसोसिएशन मीटिंग या कुछ ऐसा बनाकर अपन, यदि कोई बनाए सारे उदयपुर के शहर के लोग, और जैसे अपन ने IIT के लिए जैसा किया था अपन ने, मैं कह रहा हूँ कि अगर 10-11 लोग अच्छे लोग मिल जाते हैं ना, बिना नेतागिरी करने बिल्कुल वाले, तो वो आप जब राज्य सरकार पे दबाव डाल सकते हैं और इसको स्वीकृत करा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अपन ने IIT के लिए भी काफी प्रयास किए थे, जनता का बहुत सहयोग मिला था उस समय, आप लोगों ने दिखाया था चैनल पे। उसी प्रकार से मेरा है महापौर जी चंद्र सिंह जी कोठारी, ये उसी दल के हैं और इनका गुलाब जी से सीधा वो है, तो जब भी कोई बात हो, और अभी तो ये सभी लोग आएंगे, बड़े लोग, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी पधार रहे हैं उदयपुर में, तो उनसे भी आग्रह करके कि कैसे भी करके ऐसा दबाव बनाए कि इसकी वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति। तो इसके लिए आपने ये लिखा पड़ी भी की क्या किसी प्रशासन को लेने के लिए? हमने तो जो हमारी एक लिमिटेशन होती है कुछ समाचार पत्रों में दिया है, हमारी एक, हम तो बहुत निम्न पद है, ये वाला राज्य सरकार के लेवल का बहुत बड़ा मामला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं साहब, इस जमाने में छोटा से छोटा आदमी भी बहुत आगे पहुंच सकता है, क्योंकि सिर्फ उसको सरकार से क्या करवाना, वो लिखित में एक कागज चाहिए। हाँ, ये भेज रखा है तो जब ये इस तरह के परफेक्ट कागज किसी मंत्री, चाहे वो एमएलए हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसके पास में लिखित में परफेक्ट कागज पहुंचता ना, तो वो मंत्री कलेक्टर को डायरेक्ट पकड़ाता है कि तू इस परियोजना पर ध्यान दे, तो उस कलेक्टर से ही बात कागज आगे चलता है। ठीक बात है, तो हम इसके लिए और जो भी और प्रतिलिपि करा के आप जैसे लोगों को और जनप्रतिनिधियों को और देने का प्रयास करेंगे। गुलाब जी से मिलेंगे अपने यहाँ के, बिल्कुल, जब भी जाएगी आप समय, बिल्कुल उसके लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभियंता दिवस पर पूरे उदयपुर शहर के जितने भी अभियंता, ये अभियंता कहाँ के कौन कौन से डिपार्टमेंट में होता है? ये अभियंता अपने सारे विभाग हैं, इसमें प्रमुख रूप से जैसे हमारा जल संसाधन विभाग होता है, सार्वजनिक निर्माण का जो आपके पास में PWD कहलाता है, PHD होता है जन स्वास्थ्य जो अपने को जलदाय विभाग जो पानी पिलाता है, उसके बाद हमारी बिजली वाला विभाग होता है, RACB जो पहले कहलाता था अभी अजमेर विद्युत वितरण निगम कहलाता है। उसके बाद हमारा UIT नगर निगम में हमारा अभियंता समुदाय है, जो अभी आप देखेंगे स्मार्ट सिटी में काफ़ी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपने बताया कि रामनिवास जी मेहता ने जो बड़ी सड़कें हैं कितने लंबे समय से, ये अभियंताओं की मेहनत का ही परिणाम है और उनकी विल पावर का, कि उनको कोई हस्तक्षेप नहीं आया और उन्होंने इतनी जो हस्तक्षेप नहीं आए। दोस्तों क्या है कि ये रामनिवास मेहता ने जितने भी रोड खोले, चाहे वो सेक्टर 3 के हो, सिख कॉलोनी वाले हो, माली कॉलोनी, लेकिन वो कोई रामनिवास के आते ही वो नहीं खुल गए, वो तो पहले से किसी ने स्टे ला रखा था, किसने गली पे बेचते हैं छोगालाल जी जो तो कि मतलब मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि ये सारे रोड तो 15 साल पहले 20 साल पहले ही खुले मतलब थे UIT के कागजों में, लेकिन कई लोग दादागिरी से बैठे हुए थे, कई लोग कोर्ट का सहारा लेते थे, लेकिन एक RS अधिकारी रामनिवास मेहता ने ठीक ढंग से पैरवी करके, चाहे वो हाई कोर्ट हो, हमारे उदयपुर कोर्ट को हो, और सारे फर्जीवाड़े को हटाया और
न्यायाधीश ने आदेश दिया कि ये जनहित का मामला है, तुम अवैध कब्जा करके बैठे, इसलिए रोड खुल गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं। जो मेवाड़ मोटर्स की गली जो है, 2 दुकानें, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो मालिक हैं उसके भूतपूर्व मंत्री हनुमान प्रभाकर आप भी जानते हैं, उनकी दुकान है, वो मालिक ने लिख के दे दिया, उनके परिवार ने, उनकी पत्नी ने लिख के दे दिया कि हम देने के तैयार। अब जो किराएदार हैं वो कोर्ट में स्टे लेके बैठे हुए हैं। आज अपनी संकड़ी गली है वो और नगर निगम के पीछे चौड़ी रोड बना दी। यदि ये 2 दुकानें भी यदि वो ले और उनको दुकान देती है, मुआवजे का सब प्रावधान है, नियम है, उनको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुआवजा भी नहीं देगी या ऐसे ही तोड़ देगी। यदि वो जल्दी से करते तो रोड भी चौड़ी हो जाएगी। अपना मेरा एक आपसे प्रश्न है, हाँ फरमाएं। कि जहाँ कहीं भी नहर निकलती है, नया रोड बनता है, जो रोड है वो चौड़ा होता है, चाहे हाईवे बनो, नेशनल हाईवे बनो, स्टेट हाईवे, सबसे ज़्यादा ज़मीनें होती है किसानों की। बिल्कुल सही बात है। तो किसान को तो आप एक नोटिस देकर और उसकी रोडें, उसके कब्जे को हटा देते हो, उसको खेत को चौड़ा कर देते हो। तो ये सिटी के अंदर भी कई सारे अवैध कब्जे, क्या उनके पास कोई नियम नहीं क्या सरकार के लिए? छोकलाल जी एकदम 1 मिनट में नहीं हटा सकते, उसकी भी पूरी लंबी प्रक्रिया है। धारा 6, मैंने कहा धारा यार, 16, जो भी है, एक अखबार में आता है कि यहाँ से स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे निकलेगा, आपको मुआवजा दिया जाता है, लेना पड़ता है और मुआवजा उसको लेना ही पड़ता है। नहीं, उसमें भी कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ लोग न्यायालय में चले जाते हैं, हाईवे वगैरह पे न्यायालय उनको वो नहीं देता स्टे। और इन छोटो केसेस में अपने बस यही दुर्भाग्य, न्याय व्यवस्था पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन छोटी छोटी जो शहरों में आपने भी देखा होगा, अतिक्रमण तोड़ने जाता है नगर निगम का दस्ता, हाई कोर्ट का स्टे लेके पहले तैयार हो जाता है मालिक। मैं आपको उदाहरण दूंगा, आप कहने के नाम, उस चयन का नाम जानता हूँ, खुशबू जोशी उसका नाम था। अम्बा माता में वो एक जगह किसी अनकन्वेंशनल मकान को तोड़ने गई, उस मालिक ने उसको हरेसमेंट करने के लिए, गलत हरेसमेंट करने के लिए नोट की डिग्गी उसकी स्कूटी में डाली और उसको मारते हुए पीछे भगाया। ये आप लोगों को भी हाँ, लेकिन अभी कोर्ट ने उसको राहत दी और कोर्ट ने उसको सही माना और उनको सजा दी। लेकिन ऐसा सब जगह नहीं हो पाता है। ये महापौर अच्छे थे, कमिश्नर अच्छे थे तो उनको सपोर्ट किया। मैं जानता हूँ, हम लोगों ने भी बहुत नौकरी की है, जिंदगी भर सब जगह एक जैसे अधिकारी नहीं थे, राम नेवाज जी जैसे नहीं होते हैं, या जनप्रतिनिधि भी एक जैसे नहीं होते हैं। हर आदमी के अलग अलग हित होते हैं, तो वो हित के कारण कभी कभी सही सपोर्ट नहीं मिल पाता अधिकारी। कहने का मतलब ये दोस्तों, यहाँ का नेता अच्छा हो, यहाँ का सांसद अच्छा हो, यहाँ का कलेक्टर अच्छा हो, यहाँ के अधिकारी अच्छे हो, तो उदयपुर का विकास बहुत तेज गति से दौड़ सकता है। प्रदेश का, उदयपुर का, सभी का विकास अच्छा हो सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। विशेष तौर अभियंता दिवस पर आपको भी शुभकामनाएं। फिर आप मिलते हैं। आज हिंदी दिवस भी है, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। हिंदी की और कई वर्षों से उदयपुर की जो ये सेवा कर रहे हैं चैनल के लिए, मैं इनको बहुत बधाई देता हूं और यही कामना करता हूं कि भविष्य में ये प्रगति करते रहें और इसी तरह से जनता की आवाज उठाते रहें। मैं इनके लिए इस बात की तारीफ करता हूं, जिस दल में इनकी पत्नी भी इस दल से पार्षद है, उसके बावजूद ये जो कोई जो अच्छी चीज होती है उसको बिल्कुल मजबूती से उठाते हैं। इसके लिए मैं छोला जी आपको बधाई देता हूं। थैंक यू सर। हमको भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब मेरी भी अपनी बात बताऊं, मैं बहुत दुखी था आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, कि जब भी यूआईटी पुलिया, यानी कि वो जो यूआईटी के नालिया, उसको घुमाने वाला कहते हैं, करते थे हम रास्ते को बंद कर देते थे, ओवरफ्लो हो जाता था, छोटी सी बारिश में ओवरफ्लो। किसी नेता ने नहीं किया, लेकिन मैंने वो मामला उठाया और गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया से कहा, आज से मैंने 10 साल पहले। फिर उन्होंने रामनिवास मेहता जैसा अधिकारी आया यूआईटी में, क्योंकि वो जो घुमाने वाला आता है, न तो यूआईटी के एरिया इस क्षेत्र में, न नगर पालिका के क्षेत्र में। पहले रोडन सिटी की पिरलोली के अंडर में आती थी, इससे भी काफी दिक्कत आती थी। ने मना कर दिया, उनको बजट नहीं मिलता था, उनके साथ प्रॉब्लम ये थी। लेकिन गुलाब चंद जी कटारिया ने रामनिवास जी मेहता को बोलकर उस पुलिया को यूआईटी पुलिया को बनाया। यूआईटी क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, तो उनके पास जो अपना बजट आता है ना, प्लॉट की नीलामी से या और भी किसी कारणों से, तो वो सीधा पैसा लगा सकते हैं। पर सर, नेता में दम होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात। नेता दमदार है तो वो अधिकारी और कलेक्टर भी काम करेगा। लेकिन आपको ध्यान होगा कि यूआईटी की पुलिया भी जब पूर्ण रूप से हो गई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक आध यहाँ के राजनेता का उसके भी खिलाफ बयान आया था। वो आते रहते हैं, लेकिन आज जनता बहुत सुंदरता से उस यूआईटी पुलिया पे जाती है। अच्छा काम हो गया वो। मैं बहुत खुश होता हूँ। पुलिया जो डबल हुई है वो भी अब बधाई के पात्र हैं। आयड की पुलिया भी डबल कर दी है, वो नगर निगम ने की। बिल्कुल हाँ, जाम लग जाता है शाम को 5 बजे बाद ऑफिस छूटता है, या बिना जाम उसके भी दिन में दुर्गा नरसिंह रोड। आने वाले टाइम में दोस्तों मैं साफ साफ बता देता हूँ, अभी भले ये बड़ी बड़ी सीवरेज के गड्ढे दिख रहे हैं, सीवरेज लाइनें पड़ रही है, लेकिन 50 सालों तक ये सीवरेज आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि इतने चौड़े चौड़े नाले बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय।
पानी यहाँ? वो मैं बंद कर रखा है 2 दिन से, पानी आ गया, पानी भर गया, मतलब आया नहीं पानी नीचे बारिश से। नमस्कार, आज मेवाड़ चैनल की टीम मानसी वाकल गोराना डैम पे आई है और हमारे साथ राजस्थान पत्रिका के एक बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं, वो आपको सारी जानकारी देंगे। भूपेंद्र सिंह राव जो राजस्थान पत्रिका के अनुभवी पत्रकार हैं। नमस्कार, आज हम यहाँ इस मानसी वाकल परियोजना की प्रगति की जानकारी लेने के लिए आज यहाँ गोराना में पहुँचे हैं। उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर गोराना में मानसी और वाकल नदियों के संगम स्थल पर जहाँ बांध का ये निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं। इस बांध को इसलिए बनाया गया है कि यहाँ का पानी उदयपुर पहुँचाया जाए और उदयपुर के लोगों के लिए पेयजल का संकट के समाधान किया जाए। इस बांध के नहीं बनने से पूर्व अब तक ये पानी गुजरात जाता था। आप ये देख रहे हैं कि बांध में अब तक जो कोटड़ा और गोगुंदा का जो पानी यहाँ समाहित हुआ है और अब तक इसमें 30 फीट से भी ज़्यादा पानी आ चुका है, जैसा कि यहाँ के लोगों से मैं जानकारी मिली है। और 10 फीट के आसपास पानी और अगर इसमें पहुँचता है तो यहाँ के जो गेट हैं 12 मीटर की चौड़ाई के 3 गेट बने हुए हैं। अभी गेट यहाँ लगाए नहीं गए हैं, इसलिए 10 फीट पानी की आवक के बाद यहाँ का जो पानी यहाँ से बाहर निकलने लगेगा और उसको अभी नहीं रोका जा रहा है पानी, क्योंकि इस परियोजना में अभी और समय लगने की संभावना है। अभी बांध बनने में अक्टूबर तक का समय और है और उसके बाद में पाइपलाइन बिछाने का काम है और सुरंग की खुदाई का भी काम चल रहा है। यह सभी कार्य पूर्ण होने के बाद में उदयपुर तक पानी पहुंचेगा। यह बांध की टॉप ऊंचाई है, हम जहां खड़े हैं टॉप लेवल इसका, और यहाँ ऊपर बांध पे ऊपर पत्थर बिछाकर उसका निर्माण कार्य ऊपर की तरफ जारी है। आसपास के क्षेत्रों में अभी ये जो देख रहे हैं आप, एक कुछ खेत कम से कम यहाँ बता रहे हैं कि 70 के आसपास जो खेत हैं इसके डूब क्षेत्र में अभी आ चुके हैं और एक गांव यहाँ का डूब चुका है। एक मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन शिव मंदिर है और लोगों की उससे काफ़ी आस्था जुड़ी हुई थी, वो शिव मंदिर भी इसके डूब क्षेत्र में आ चुका है। गांव के लोगों की धारणा थी कि यह मंदिर अगर इसमें स्थापित शिव मंदिर को प्रतिमा को उठाकर अगर बाहर ले लिया जाता तो ठीक रहता, लेकिन गाँव के लोग सचेत होते उससे पूर्व पानी आ चुका था। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इस तरफ एक यह छोटा सा मंदिर जो आप देख रहे हैं, यह मंदिर डूब क्षेत्र में आए शिव मंदिर को स्थापित करने के लिए यहाँ बनाया गया था, लेकिन चूंकि वो प्रतिमा डूब क्षेत्र में आ चुकी है इसलिए गांव के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पानी थोड़ा उतार पे आए तो वो प्रतिमा को वापस लाकर इस मंदिर में स्थापित की। भूपेंद्र जी, आप लगभग कितनी बार यहाँ आ चुके हैं? मैं इस बांध की जब से ड्रिलिंग शुरू हुई थी तब से लेकर आज तक मैं इसकी प्रगति की जानकारी लेने के लिए यहाँ आता रहा हूँ। आज तक चंदवास और उसके आसपास के गांवों के लोगों का काफ़ी इसके प्रति आंदोलन रहा था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अपन वर्ष भर पहले भी आप यहाँ आए थे जी। मैं भी आपके साथ था, तो वर्ष भर के बाद आज 1 साल बाद फिर अपन यहाँ आए, तो आपको यहाँ कार्य जो देखा आपने तो क्या लगा, क्या प्रोग्रेस है क्या? 1 साल में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है काम की और बांध लगभग पूर्ण होने को तैयार है। सिर्फ कुछ बड़ा छोटा मोटा काम रह गया और कुछ गेट लगाने का काम बाकी है, जिसके लिए डिज़ाइन बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है गवर्नमेंट को। बाकी काफ़ी कुछ काम हो चुका है और अक्टूबर तक ये बांध बनाकर सरकार को सुपुर्द करना है इस कंपनी को। थैंक यू भूपेंद्र जी।